गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ईथर के निर्माण की विधियों की। तो आज का हमारा टॉपिक है ईथर के या कैसे ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ईथर का फॉर्मेशन करेंगे हम, किस प्रकार से होता है, उसको बनाने की बहुत सारी विधियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इन्हीं विधियों में सबसे पहले जो आता है एक नंबर पे, वो होता है, उस विधि का नाम है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण। इसमें हम एल्कोहल के निर्जलीकरण की बात करेंगे और एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम ईथर बनाएंगे। तो ध्यान से इस चीज़ को, इस विधि को, इस टॉपिक को समझना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जब एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इसको समझने के लिए हम इसकी अभिक्रिया को देखते हैं कि जब हमें ईथर की अभिक्रिया CH3CH2OH, ईथर की अभिक्रिया, एल्कोहल, इसमें हमने एथेनॉल लिया है। जब एथेनॉल की अभिक्रिया हम एथेनॉल से करवा रहे हैं, जैसे हम HOCH2CH3, जब हम इस एल्कोहल या इसी का रूप है, एथेनॉल उसी का मेंबर है, तो हमने एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनॉल से करवा रहे हैं। अभिक्रिया जो होती है कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वे 413 केल्विन ताप पर करवाते हैं। तो यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और मुख्य उत्पाद जो है ईथर का निर्माण होता है। हम इसमें ईथर बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 और J O परमाणु, हम पूरे को लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ पर O परमाणु। यहाँ से इसका जल का अणु बाहर निकला, ये बचा हुआ समूह हम यहाँ पर लिख देंगे CH2 CH3 और यहाँ पे जल का अणु भी बाहर निकला तो प्लस H2। तो ये मुख्य उत्पाद जो है ईथर का निर्माण हो जाता है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से, जो कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 413 केल्विन ताप पर संपन्न होती है। इसी अभिक्रिया को हम अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम इसकी क्रियाविधि की स्टडी करेंगे। यदि हम इसकी एल्कोहलों की क्रियाविधि को देखें तो क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। तो हम इसकी क्रियाविधि को पढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है क्रियाविधि। टॉपिक का नाम है क्रियाविधि। क्रियाविधि देखें, क्रियाविधि 3 पदों में होगी। नंबर 1 प्रथम पद। देखें कि प्रथम पद में क्या होता है क्रियाविधि में। प्रथम पद में एथेनॉल प्रोटॉन, जिसे H+ भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, कि प्रथम पद में एथेनॉल प्रोटॉन ग्रहण करके ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करेगा। तो हम अभिक्रिया देखें कि यहाँ पर लेंगे हम एथेनॉल CH3CH2H+, एथेनॉल OH, एथेनॉल H+ प्रोटॉन ग्रहण करेगा। ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण करके ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करेगा। इसका जो H परमाणु है प्रोटॉन, वो इसके O परमाणु से जुड़ जाएगा, जिससे ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखें इसका करवाएं, इसमें CH3CH2 यहाँ पे OH, और जो प्रोटॉन है उसके O परमाणु से यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ पे एक लोन पेयर और प्लस आवेश। इस प्रकार से प्रथम पद में एथेनॉल प्रोटॉन ग्रहण करके ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। अब देखें नंबर 2, इसमें पढ़ेंगे द्वितीय पद। नंबर 2 में द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या होता है कि प्रथम पद में बना हुआ ऑक्सोनियम आयन, प्रथम पद में बना हुआ ऑक्सोनियम आयन एथेनॉल से अभिक्रिया करके एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करेगा। अभिक्रिया देखें कि यहाँ पर हम एथेनॉल लेंगे CH3CH2OH, एथेनॉल क्रिया करेगा ऑक्सोनियम आयन से, लिखेंगे CH3CH2
OH, यहाँ पे H परमाणु, एक लोन पेयर और एक प्लस आवेश, ये अभिक्रिया होगी। जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ से इसका जल का अणु बाहर निकलेगा। जल का अणु बाहर निकलकर एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है। अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे इसका O परमाणु और इसका H परमाणु है वो यहाँ पे ऊपर यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस पर एक प्लस आवेश आ जाएगा। इसका जो बचा हुआ समूह हम यहाँ पर जोड़ देंगे CH2 CH3 और जल का अणु जो है -H2, जल का अणु एक बाहर निकल जाता है और मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है क्रियाविधि के दूसरे पद में। हम अगले अब क्रियाविधि में पढ़ेंगे पद नंबर 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पद नंबर 3, तृतीय पद नंबर 3 है तृतीय पद। अब तृतीय पद में देखें क्या होता है कि तृतीय पद में मध्यवर्ती जो उत्पाद दूसरे पद में बना है, तृतीय पद में मध्यवर्ती उत्पाद प्रोटॉन को त्याग कर मुख्य उत्पाद एल्कीन का निर्माण करता है। अभिक्रिया देखें, यहाँ पर बनेगा CH3 CH2O, यहाँ पे H परमाणु प्लस आवेश CH2 CH3। ये मध्यवर्ती उत्पाद है तो दूसरे पद में बना था। यही मध्यवर्ती उत्पाद जो है इस प्रोटॉन को H को त्याग कर जो है मुख्य उत्पाद एल्कीन का निर्माण करता है। जहां बना देते हैं सॉरी ईथर का निर्माण करता है, ईथर बना देगा CH3 CH2, यहाँ पे जो है O परमाणु, यहाँ पे CH2 CH3 और ये प्रोटॉन बाहर निकल गया H+ के रूप में और ये मुख्य उत्पाद जो है ईथर का निर्माण हो गया। इस प्रकार से हमने एल्कोहलों की निर्जलीकरण अभिक्रिया में ईथर को बनाया। हमने उसकी सामान्य अभिक्रिया पढ़ी। इसको अच्छी प्रकार समझने के लिए हमने इसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया। क्रियाविधि को हमने 3 भागों में बांटा। प्रथम पद में एथेनॉल प्रोटॉन ग्रहण करके ऑक्सोनियम आयन बनाता है और द्वितीय पद में जो है ऑक्सोनियम आयन एथेनॉल से क्रिया करके एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है तो जल का अणु त्याग देता है और तृतीय पद में वही मध्यवर्ती उत्पाद जो है वो प्रोटॉन H+ को त्याग कर मुख्य उत्पाद ईथर का निर्माण कर देता है। हम आगे बढ़े इसी अभिक्रियाओं में तो इसमें हमारा दूसरा जो टॉपिक है नंबर 2, इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण इसमें क्या होता है? इसमें भी हम ईथर बनाएंगे। भी एक महत्वपूर्ण विधि है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। या विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया को लिखिए या विलियमसन संश्लेषण किस प्रकार के क्रियात्मक समूह को बनाने की विधि है। तो इन सब चीजों को हमें समझना है। इसमें क्या होता है कि जब सोडियम एल्को ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से की जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। हम अभिक्रिया करवाते हैं, हमें अभिक्रिया करवानी है सोडियम एल्को ऑक्साइड, यहाँ पे RONA ये सूत्र होता है सोडियम एल्को ऑक्साइड। अभिक्रिया करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड, ये होता है RX। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं XR। यहाँ पे ईथर मुख्य उत्पाद बनेगा। सोडियम एल्को ऑक्साइड का सोडियम एलिमेंट और एल्किलाइड का हेलोजन एलिमेंट क्रिया करके NX के रूप में बाहर निकलते हैं और मुख्य उत्पाद ईथर का निर्माण होता है। हम इस पूरे समूह को लिखेंगे RO और इस समूह को भी लिखा जाएगा R। तो ये ईथर मुख्य उत्पाद बना, प्लस में ये NAX यानी सोडियम हैलाइड जो है बाहर निकल जाता है। हम और अभिक्रिया भी करा सकते हैं। हम ले सकते हैं C2H5ONA सोडियम एथोक्साइड अभिक्रिया करवा रहे हैं हम इसकी एल्किल हैलाइड से। यहाँ ले लिया हम C2H5 एथिल क्लोराइड, इसका सोडियम और इसका Cl बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो है ये क्रिया करके आपस में ईथर का निर्माण कर देंगे, डाई एथिल ईथर। तो ये बन जाएगा C2H5O और इसका C2H5 मुख्य उत्पाद डाई एथिल ईथर बना और जिस NaCl जो है बाहर निकल जाता है। हम और भी इसमें अभिक्रियाएं करवा सकते हैं इस प्रकार से। अभिक्रिया करवाएं तो ये बनता है यहाँ पे CH3CCH3CH3ONA,
ये भी एल्को ऑक्साइड है, सोडियम एल्को ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया भी जो है हम हैलाइड से करवाएंगे, एल्क हैलाइड से। तो अभिक्रिया देखें ClC2H5 एथिल क्लोराइड, तो वही इसका सोडियम और इसका Cl बाहर निकलेगा और इसका जो समूह है वो यहाँ पर जुड़कर सोडियम के स्थान पर जुड़ जाता है और मुख्य उत्पाद जो है ईथर का निर्माण, यहाँ इसमें 3 डिग्री तृतीयक ईथर का निर्माण होगा। तो अभिक्रिया होगी CH3CCH3CH3 और यहाँ पर पढ़ेंगे हम O और यहाँ पर लिखेंगे हम, इसका लिखा जाएगा यहाँ पे C2H5 और यहाँ पर जो है इसका सोडियम और इसका Cl बाहर निकल जाता है NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 डिग्री तृतीयक ईथर का जो है निर्माण होता है। इसी में ये हमने अभिक्रिया बनाई विलियमसन संश्लेषण द्वारा, हमने ईथर का निर्माण किया है। यदि हम इसमें देखें कि यदि इसके अंदर 3 डिग्री हैलाइड लिया जाए, यदि 3 डिग्री हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्को ऑक्साइड से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद जो है एल्कीन का निर्माण होता है। मुख्य उत्पाद एल्कीन बनता है क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड से बना तृतीयक कार्बोकैटायन प्लस आई प्रभाव के कारण अत्यधिक स्थायी हो जाता है और एल्को ऑक्साइड यानी कि एथो ऑक्साइड जो आयन है वो प्रबल क्षार होता है और प्रबल क्षार होने के कारण तृतीयक एल्किल हैलाइड से के बीटा कार्बन से H परमाणु को बाहर निकाल देता है, जिस कारण एल्कोहल का निर्माण होता है और मुख्य उत्पाद जो है एल्कीन भी बनता है। यदि हम उसकी अभिक्रिया को देखें तो अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। हम अभिक्रिया करवाएंगे इसमें सोडियम एथोक्साइड, ये लेंगे C2H5ONa, ये है सोडियम एथोक्साइड। अभिक्रिया करवा रहे हैं 3 डिग्री हैलाइड से, यहाँ पे CCH3CH3CH3 ये 3 डिग्री हैलाइड है। अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम एथोक्साइड से, जिसमें मुख्य उत्पाद एल्कीन बनता है, प्लस में एथेनॉल का भी निर्माण होता है। हम अभिक्रिया देखें, इसका जो सोडियम है इसके हेलोजन से क्रिया करके NX के रूप में बाहर निकलता है और इसका जो यहाँ से ये जो इसका बीटा कार्बन है और इसका ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या है 3 डिग्री हैलाइड में कि जिस कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा उसी को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा के पास वाला कार्बन जो है बीटा कहलाता है और बीटा के पास वाला गामा कहलाता है। यहाँ पर गामा लेंगे हम, बीटा और अल्फा लेंगे तो यहाँ बीटा कार्बन अल्फा और इसको अल्फा बोलेंगे और उसको बीटा बोलेंगे। तो बीटा कार्बन से एल्किल हैलाइड जो है H प्लस को बाहर त्यागता है और ये क्रिया जो है सोडियम एथोक्साइड इससे करवाता है। तो यहाँ पे मुख्य उत्पाद एल्कीन बनेगा। तो हम पहले एल्कीन बनाएंगे, हम इस पूरे समूह को लिखेंगे, इस पूरे समूह को ये एल्कीन में बदल जाएगा। तो ये हो जाता है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बनता है CH और यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड CH2, या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ CH3S लिख सकते हैं इसको। ये CH3 लिख दिया मैंने, C पर CH3 लिख दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से H परमाणु बाहर निकला है, यहाँ से इस परमाणु बाहर निकला तो H परमाणु बाहर निकला है, इस एथो ऑक्साइड से क्रिया करता है। यहाँ से निकला H परमाणु इस एथो ऑक्साइड से क्रिया करके एथेनॉल का निर्माण करता है। प्लस में एथेनॉल बनाएंगे, ये C2H5 इसका O और यहाँ से निकला हुआ H परमाणु एथेनॉल का निर्माण हो गया और इसका जो ये Na और इसका X सोडियम हैलाइड के रूप में भी जो है यहाँ पे जो है कुछ उत्पाद बाहर निकलता है और इस प्रकार से जो मुख्य उत्पाद है वो एल्कीन का जो है निर्माण होता है। समझ में आया होगा आपको कि एल्कीन जो है इसके अंदर क्यों बनता है। बनना ईथर चाहिए लेकिन उत्पाद में मुख्य में क्या बन रहा है, मुख्य उत्पाद में एल्कीन का निर्माण हो रहा है और साथ में कुछ मात्रा में अल्कोहल का भी निर्माण होता है। वो 3 डिग्री हैलाइड लेने के कारण इस प्रकार की क्रिया हुई, क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड अम्ल का कार्य कर रहा है और सोडियम एथोक्साइड जो है क्षार का कार्य कर रहा है। तो ये क्षार जो है इसके अम्लीय से इसके H परमाणु को बाहर निकाल देता है बीटा कार्बन से, जिस कारण जो है एल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ पर आकर ये अभिक्रियाएं समाप्त होती है। मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा,
हमने एक विधि पढ़ी थी, मैं उसको नोट में यहाँ आपको समझा देता हूँ। हमने पढ़ा था एल्कोहलों का निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों के निर्जलीकरण की जो विधि है वो असमित ईथर बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि यदि हम इससे असमित ईथर बनाते हैं तो ईथर के साथ साथ कुछ अन्य उत्पाद भी बाहर निकलते हैं। जैसे यदि हम एथेनॉल व मेथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तो डाई मेथिल ईथर या एथिल मेथिल ईथर का निर्माण होता है। यहाँ में अभिक्रिया देखें, यहाँ देखें हम अभिक्रिया, यहाँ देखें कि C2H5OH, यहाँ में इसको बड़े रूप में इस पर लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसको हमने 2 ताप पर केल्विन पर हमने गर्म किया। यहाँ दिया हमने 443 केल्विन और यहाँ पर लिखा हमने 413 केल्विन। जब इस ईथर को, इस एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद एल्कीन का निर्माण होता है। एथीन है तो यहाँ पर एल्केन का मेंबर जो है एथीन का निर्माण होगा, यानी कि एल्कीन बनेगा। यदि हम इसी एल्कोहल को, इसी हम एथेनॉल को 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद जो है ईथर का निर्माण होता है CH3CH2OCH2CH3। इस प्रकार से हमने इस एल्कोहल से, एथेनॉल से 2 अलग अलग तापमान पर इसकी अभिक्रिया करवाया। तो हमें इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको इस तापमान को, केल्विन वाले तापमान को याद रखना है। यदि हम इस एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हमें मुख्य उत्पाद एल्कीन बनता है, इसमें हमने एथीन बनाया। यदि हम इसी एथेनॉल को 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद ईथर का निर्माण होता है। तो दोनों तापमान पर इसको हमने अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें दोनों पर अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथर के भौतिक गुण और उसके ईथर के रासायनिक गुण। धन्यवाद।